छत्तीसगढ़ में टोनी प्रताड़ना जो अधिनियम है, जो अभी महिला परीक्षक के लिए जो सिलेबस में रखा गया है और साथ ही साथ सीजीपीएससी मेंस में है, वो पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है, ये जितनी चीज़ें हैं ये लॉ से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आप लोग को लॉ के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और मैं आप लोग को लॉ के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये कि इजी समझ आ जाए और हमारा एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बन जाए। देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम। सबसे पहले तो ये प्रश्न आएगा कि यह अधिनियम कब आया, तो 2005। इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं, तो 16। यदि ये पूछे आपको कि इसका संख्यान नंबर क्या है, तो 17, 16 और 17 ऐसे याद रखेंगे आप। और ये पूरे छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ बोलेंगे, तो 30 सितंबर 2005। ठीक है। यदि जो भी महिला परीक्षक में जो भी लॉ वाले क्वेश्चंस हैं, किसी का भी, या आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं, उसका पहले नंबर का जो धारा होता है उसमें रहता है प्रारंभिक या संक्षिप्त नाम या उसका विस्तार कहां तक है। तो हमारा विस्तार कहां तक के है, छत्तीसगढ़। प्रारंभिक मतलब इसका नाम क्या है बोलिए, तो छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005। और जब भी और कोई अधिनियम पढ़ते हैं तो उसका धारा देखेंगे आप, तो धारा 2 में हमेशा परिभाषा होंगी। उसी प्रकार यहाँ धारा 2 में 5 चीजों की परिभाषा दी गई है। पहला है टोनी, दूसरा है पहचानकर्ता, तीसरा है ओझा, चौथा देखेंगे तो हानि क्या क्या होगी, और 5वां होती है संहिता। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है धारा 2(1). आप धारा 2(1) करो या 2 का करो या 2(a) करो, मतलब एक ही है। तो धारा 2(1) इसमें क्या लिखा है बेटा, टोनी। अगर आप पूछे कि टोनी मतलब क्या, तो ये समझ जाइए कि यदि किसी के भी द्वारा किसी व्यक्ति को, व्यक्ति या समाज को, या किसी जानवर या पशु को यह कहा जाता है कि जादू टोना के माध्यम से या किसी बुरी नजरों के द्वारा हम उसे क्या बोलते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तो वो एक तरह का टोनी में आएगा। टोनी का मतलब किसी व्यक्ति समाज पशु, किसी को भी काला जादू के माध्यम से या बुरी नजरों के माध्यम से क्या बोलते हैं, हानि पहुंचाना ही टोनी कहलाता है। ठीक है। और टोनी, साथ ही साथ में यहाँ पे टोनी की जगह एक और वर्ड आया है, वो है डायन। हो सकता है जहां प्रश्न पूछे कि टोनी को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, तो आप आंसर लिखेंगे धारा 2 का या धारा 2(1), और साथ में टोनी की जगह क्या लिखा गया है, डायन। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर हम आते हैं धारा 2 ख या 2(2) में, क्योंकि ये धारा 2 है, ये इसकी उप धारा है 2, इसमें लिखा है पहचानकर्ता। पहचानकर्ता का मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला को ये कहना, पहचान करना कि ये महिला टोनी है, तो उसको बोलेंगे अपन पहचानकर्ता। ये भी एक तरह का अपराध है, हम बताएंगे बाद में इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक में लिखा है 2(3), धारा 2 की उपधारा 3 में लिखा है ओझा। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि व्यक्ति समाज मनुष्य किसी को भी वो अपने जादू टोना टोटका या झाड़ फूक के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है, वो श्रेणी में आएगा ओझा। याद कीजिए, हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं बैगा, इसका मतलब ओझा। ओझा की परिभाषा कहाँ दी है बोलेंगे, तो धारा 2 के ग में। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। अगर बोलते हैं धारा 2 ख या धारा 2 का उपधारा 4, उसमें है हानि। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, अभी एडीटीओ का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि यह अधिनियम कब पारित हुआ या कब लागू हुआ। उसका आंसर याद है 20 सितंबर 2005। और एक में लिखा था कि इस अधिनियम में हानि या क्षति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो 4। देखिए ध्यान दीजिए, एक होगी शारीरिक, एक मानसिक, एक आर्थिक और एक है प्रतिष्ठा। ये चारों नाम रख लीजिए, एक है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा। इसी को एग्जाम में पूछा था, इसमें प्रतिष्ठा की जगह लिखा था नैतिकता। आंसर क्या लिया उसने, नैतिक, क्योंकि नैतिक उसमें आंसर नहीं था। 4 ऑप्शन क्या होंगे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा। अब हमारे पास आता है कि धारा 2 के 5 में हमने किसको डिफाइन किया है, संहिता। संहिता मतलब बेटा कोड। कोड का मतलब कि कहां पे इसके बारे में बताया गया है। यहां लिखे हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता, अर्थात सीआरपीसी 1973। देखिए ध्यान दीजिए, आपने कभी सुना होगा आईपीसी। आईपीसी का मतलब हुआ इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसमें 23 अध्याय हैं, 511 धाराएं हैं और
1860 में क्या हुआ, वो बना और 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ। इसका मतलब कोई आपको ये पूछे आईपीसी क्या होता है, तो जितने भी अपराध होते हैं तो अपराध की परिभाषा और उसके लिए कौन कौन सी सजा होगी उसका प्रावधान के बारे में वहां पे लिखा हुआ है। ये हो गया आईपीसी। देखिए थोड़ा समझ के देखिए कि पुलिस है, पुलिस के पास यदि कोई जा रहा है तो आईपीसी की बुक निकालेंगे और वहां से देखेंगे हाँ ये कौन सा अपराध है, इस अपराध के बारे में क्या डिफाइन किया गया है। ये पुलिस की बात होगी। लेकिन अब अपराध को किस प्रक्रिया के माध्यम से सजा होगी इसको बोलते हैं सीआरपीसी। ठीक है, और सीआरपीसी मतलब कोर्ट, जैसे आप कोर्ट में जाओगे तो सीआरपीसी के माध्यम से वो आपको पनिश करेंगे। ठीक है, तो कौन सी दंड संहिता के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे देखते हैं, एक बार इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अभी हम लोग देखे कि धारा 2 में 5 परिभाषाएं जो हैं वो अब देख लिए। अब हमें ये देखना है कि इनके लिए क्या क्या कारावास है, जुर्माना है या सजा का कैसे प्रावधान है। तो धारा नंबर 4 में जाओगे तो टोनी की पहचान के लिए दंड के प्रावधान है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी को टोनी कह रहा है या पहचान कर रहा है तो भी वो पनिशेबल होगा, उसे 3 साल का कठोर कारावास भी होगा, साथ ही साथ में जुर्माना भी होगा। मान लीजिए कि आपने टोनी की पहचान कर ली तो उसको 3 वर्ष हो गया, जुर्माना हो गया। सपोज किसी को टोनी कह के आप उस पर प्रताड़ना कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो इसके लिए और कठोर कारावास होगा, 5 साल की सजा होगी और जुर्माना का प्रावधान होगा। ये धारा किसमें है? 5। याद रखिएगा धारा 5 और 5 वर्ष। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने आप को ओझा बोल रहा है और ये कह रहा है कि मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ, नियंत्रित कर सकता हूँ या टोनी को ठीक कर सकता हूँ, उसके लिए भी धारा नंबर 6 में कठोर कारावास अर्थात 5 वर्ष प्लस जुर्माना रखा गया है। सपोज कोई महिला या कोई व्यक्ति या कोई भी अपने आप को स्वयं ऐसा शो करता है कि मैं टोनी हूं, तो भी धारा नंबर 7, याद रखिए धारा नंबर 7 मतलब स्वयं टोनी होने का दावा करता है तो 1 वर्ष और जुर्माना दोनों होगा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, ये अलग अलग तरीके से पूछेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी की पहचान कर रहा है तो 3 साल, पहचान करने के बाद उसके ऊपर प्रताड़ना कर रहा है तो 5 साल, कोई ओझा है तो 5 साल, और मान लो स्वयं कोई बोल रहा है कि मैं टोनी हूं तो 1 साल। ठीक है, देखिए अब हमें देखना है अपराधों की प्रकृति, मतलब क्या होता है, अपराध का भी अलग अलग नेचर होता है। समझ से देखिए, एक है जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, एक होता है संज्ञेय असंज्ञेय, एक असंज्ञेय अपराध। थोड़ा समझने की बात है। कहने का मतलब है जमानती अपराध या गैर जमानत का मतलब क्या। यदि कोई अपराध ऐसा अपराध है जो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत घातक नहीं है, जिसके लिए कारावास का प्रावधान या मात्र 3 वर्ष होता है, तो 3 वर्ष के अंदर का अपराध, मतलब जिसके लिए सजा कितनी हो, 3 वर्ष की हो या ज्यादा गंभीर ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग जमानती अपराध। मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट आपको जमानत दे देगा। लेकिन गैर जमानत का मतलब होता है कि नॉन बेलेबल, कि बेल नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ऐसा अपराध जो 7 साल से अधिक कारावास का हो, हत्या का हो, तो ऐसे को कहते हैं गैर जमानत। ऐसे अपराध जिसमें आपको तुरंत जमानत नहीं मिलेगा या तो अंतिम बोलते हैं कि जज के ऊपर डिपेंड रहेगा। और ये अपराध जो गैर जमानती होता है उसका फैसला सुनाते हैं हम आपको सत्र न्यायालय। इसका अगर जमानती है तो कोई भी न्यायालय चल जाएगा, लेकिन सेशन कोर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उसके रहता है। एक दूसरा होता है हमारे पास संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय, मतलब होता है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है, मान के चलिए ऐसा कोई अपराध है जो बहुत गंभीर है और तुरंत तत्काल प्रभाव में हमको कार्रवाई करना है, तो वो हो गया संज्ञेय अपराध। क्योंकि अगर हमको जाके किसी व्यक्ति को पकड़ के लाना है, उसने ऐसा अपराध किया है जिससे बहुत जान माल की हानि होने वाली है या हो गई है, तो बिना वारंट के, बिना वारंट मतलब बिना जज की परमिशन के हम जाके उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करके ले आ सकते हैं, वो हो गया संज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध मतलब कम
क्या बोलते हैं कम नेचर वाला अपराध जो होता है, मतलब थोड़ा कम घातक होता है, ऐसे अपराध के लिए हमें वारंट की जरूरत पड़ती है। और उसको कौन देगा, वारंट कौन देगा बेटा, मजिस्ट्रेट देगा। तो पहले जाके वारंट लिखित लेके आइए, तब जाके आप वहां पे किसी घर की तलाशी कर सकते हो या किसी को लेके बंदी बना सकते हो। तो देखो अपराध का नेचर, एक होता है जमानती, गैर जमानती, संज्ञेय, असंज्ञेय। अब हमारे पास हो गया एक होता है नॉन कंपाउंडेबल, इसका मतलब होता है असमनीय। अगर ऐसा अपराध जो एक बार हो गया या आपने किसी के ऊपर कर दिया, तो असमनीय का मतलब होगा उस अपराध में अब समझौता नहीं होगा। मतलब हो गया, अगर आपने एक बार किसी के विरोध में कर दिया तो उस अपराध में कार्रवाई होगी और जिसको सजा मिलना है वो सजा मिलेगा ही। इसका मतलब 3 टाइप के हमारे पास अपराधों का नेचर होता है, आप इसको याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ टोही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में किस अपराध के बारे में बताया गया है, या यह कैसे अपराध में आता है? तो अपराध है अपना संज्ञेय और अजमानती, संज्ञेय और अजमानती। धारा नंबर 10 ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। धारा नंबर 13 में क्या लिखा है, जो पीड़ित है मतलब पीड़ित पक्ष है के लिए मुआवजा कितना होगा, इसके बारे में आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि टोनी जो अधिनियम चल रहा है, टोनी जो ये है, टोनी जो प्रताड़ना निवारण अधिनियम चल रहा है, उसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए मुआवजा के बारे में कौन सी धारा में प्रावधान है। तो धारा नंबर 13 याद रखेंगे आप। लास्ट में प्रश्न आया था कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्जन कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर हो गया बेटा 14। एक्चुअल में क्या है, 2 टाइप के केसेस होते हैं, एक होते हैं सिविल और एक होता है क्या बोलते हैं क्रिमिनल, मतलब दीवानी, और एक होता है फौजदारी, जिसमें हम संपत्ति के बारे में बात करते हैं, किसी के जमीन के बारे में बात करते हैं, तो वो आता है दीवानी केसेस होते हैं, मतलब वो सिविल केसेस होते हैं। और किसी अपराध के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होता है फौजदारी मामले। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन किसमें है बेटा, धारा नंबर 16। फिर आता है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई में संरक्षण। देखिए हर लॉ में आप पढ़ेंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि जो एक सिस्टम में काम कर रहे हैं तो कल केस हो जाएगा, मतलब कार्रवाई कर रहा था वो गलती से हो गई। तो भाई कोई भी अधिकारी जो किसी मामले की छानबीन कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य में उनको क्या मिलेगा, उनको संरक्षण मिलेगा। ये धारा कौन नंबर में बेटा 15 में है। और लास्ट है नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति है धारा नंबर 16। देखिए क्या है, मुझे लगा कि जो जो धारा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको करा दी, इतना पर्याप्त है, ठीक। फिर भी अगर आपको इसके अलग से पढ़ना है तो इसके जो एथेंटिक सोर्स हैं, जो भी धाराएं हैं, आपको छत्तीसगढ़ की साइड में मिल जाएगा। आप नियम कानून की जो है किताब उसमें पढ़ सकते हैं अच्छे से। मैंने बस एक प्रयास किया है कि आप लोग को रिवीजन करने का मिल जाए। ये सीजीपीएससी मेंस में भी एक सिलेबस है और अभी वर्तमान में जो महिला परीक्षक है उसमें भी एक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।